जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। दोस्तों, बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो, तो उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ इससे बेसिक क्वेश्चन होती है मैं उसको भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो केंद्रक होता है क्या होता है, केंद्रक का कार्य क्या होता है, केंद्रक की संरचना कैसी होती है और केंद्रक के भाग कैसे होते हैं, और जानेंगे कि जो केंद्रक का चित्र होता है वो कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं केंद्रक के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रक क्या होता है। तो देखिए, केंद्रक के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोलाकृति को क्या कहते हैं, केंद्रक। देखिए दोस्तों, केंद्रक का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह कोशिका के, मान लीजिए कोशिका है, इसके बीच में उपस्थित होता है न्यूक्लियस। देखिए, कोशिका के बीच में उपस्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का अर्थ होता है नाभिक, और नाभिक का मतलब होता है जो सेंटर में उपस्थित हो। तो केंद्रक का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि यह सेल के ठीक बीच में उपस्थित होता है। तो क्या कहते हैं, देखिए, कोशिका के भीतर, यानी जो कोशिका है उसके भीतर कोशिका द्रव्य से, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोलाकृति और संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बन रहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोलाकृति को क्या कहते हैं, केंद्रक। देखिए, आपसे कहीं परिभाषा नहीं पूछेगा, जो कॉन्सेप्ट वाली बात होगी सबसे पहले मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, कोशिका का प्रमुख अंगक है। देखिए, सेल में जो केंद्रक होता है यह प्रमुख अंगक है। क्यों अंगक है, देखिए, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है जो सभी स्टूडेंट पर क्या करता है, ध्यान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए, ये क्लासरूम का जो मॉनिटर होता है वो सभी बच्चों का ध्यान रखता है कि कौन क्या कर रहा है। उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो क्रिया होती है केंद्रक उस पर क्या करता है, ध्यान रखता है। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए, इसलिए क्या कर रहा है कि कोशिका का प्रमुख अंगक है। केंद्रक जो होता है कोशिका का क्या होता है, प्रमुख अंगक होता है। अब देखिए दोस्तों, देखिए, प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, देखिए, हर एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। देखिए, मान लीजिए कोशिका है ना, तो इसमें एक ही केंद्रक होगा। मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें एक ही, यानी प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिए, कुछ पौधों में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे उस पौधा का नाम है कैलोडोफोर नामक शैवाल में क्या पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कि जो केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक को बताया गया है कि कोशिका द्रव्य से घेरने वाली गोलाकृति को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दूसरा टॉपिक है कि जो केंद्रक होता है कोशिका का प्रमुख अंगक होता है। अब देखिए, तीसरा जाने कि प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। यानी एक कोशिका में एक केंद्रक। अब बता रहा है कि कुछ पौधों में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो उसका उदाहरण दिया है, क्लाइडोफोरा नामक शैवाल में अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिए, इसकी खोज देखते हैं कि जो केंद्रक था उसकी खोज किसने किया था। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने, देखिए, खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसको खोजा था। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए, इसको बहुत पूछता है कि जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और 1831 ईस्वी में की थी। अब देखिए दोस्तों, कि जो केंद्रक का आकार होता है, आखिर में जो केंद्रक दिखता है वह कैसा दिखता है। तो देखिए, केंद्रक का आकार दो होता है, एक गोलाकार एक अंडाकार। दो आकार होता है, एक अंडा के आकार का होता है, एक गोलाकार होता है। अब देखिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये तीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीन टॉपिक है। कौन कौन है कि देखिए, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। देखिए, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबको नियंत्रित करता है। दोस्तों, सबको, देखिए, तीनों का कार्य एक समान है। देखिए, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए,
देखिए सेल इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि जो सेल में, जो कोशिका में जो क्रिया विधि होती है उसको सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है, सबको देख रेख करता है। देखिए केंद्र को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। अब देखिए दूसरा बता रहा है कि केंद्र को कंट्रोलर कहते हैं। क्योंकि ये हर एक कोशिका के हर एक क्रिया पर देखिए ये कोशिका है, इसके अंदर जो क्रिया विधि हो रही है, जो इसके अंदर क्रियाएं हो रही है उस पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। उस पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पहला ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, दूसरा कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, और केंद्र को सेल का प्रबंधक कहते हैं। देखिए जैसे स्कूल में क्या होता है, प्रबंधक का कार्य क्या होता है। देखिए ये स्कूल है, इसमें प्रबंधक का कार्य क्या होता है, ये कहेगा प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल से कहता है कि सभी टीचरों को अच्छे से क्या करिए, देख रेख करिए, यानी सभी टीचरों को देखिए कि कौन कैसे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। उसी तरह जो सेल के अंदर केंद्रक होता है वो सभी क्या करता है, सभी अंगों को देख रेख करता है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। तो वही होता है जिस प्रकार से प्रबंधक क्या करता है, प्रिंसिपल से जाकर कहता है कि देखिए सभी टीचरों को एक समय देखिए कि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास में क्या कर रहे हैं। उसी तरह केंद्र क्या करता है कि सभी अंगों को जांच पड़ताल करता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं, दूसरा कंट्रोलर कहते हैं, तीसरा ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। अब देखिए केंद्र की संरचना या केंद्र के भाग। देखिए दोस्तों केंद्र के 4 भाग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए केंद्र के भाग। देखिए केंद्र के भाग, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये चौथा है क्रोमैटिन। देखिए केंद्र के भाग, देखिए केंद्र को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला केंद्र कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका और चौथा क्रोमैटिन। चौथा क्या है, क्रोमैटिन। तो देखिए पहला क्या है, केंद्र कला। एक एक को आराम से पढ़ते हैं। देखिए पहला केंद्र कला। अब पूछेगा केंद्रक कला का कार्य लिखिए, केंद्रक कला की संरचना बाई यहीं। तो देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हूँ, यहीं से आपको संरचना मिल जाएगी। देखिए कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं। यहाँ चित्र से देखिए ये दोहरी झिल्ली है। देखिए ये पूरा, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, कोशिका है, और इसके बीच में जो स्थित है ये क्या है, केंद्रक है। दोस्तों ये पूरा जो चित्र बनाया गया है ये केंद्रक का चित्र है। तो कह रहा है कि केंद्रक के चारों ओर, मान लीजिए एक केंद्रक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कोशिका है दोस्तों, और इसमें क्या है, केंद्रक है। तो कह रहा है कि जो केंद्रक की चारों ओर झिल्ली है ना, जो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि देखिए जो केंद्रक कला होता है या केंद्रक झिल्ली होती है वो कैसी संरचना होती है। देखिए वो दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। जो केंद्रक कला होती है वो दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है, या दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। देखिए इसमें कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला। पहला केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र के चारों ओर परिबद्ध झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं या केंद्रक कला कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बना कि जो केंद्रक कला होता है कैसी संरचना है, तो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। अब देखिए जो केंद्रक कला होता है इसका निर्माण कैसे होता है। आखिर में मान लीजिए दीवार बनता है, तो दीवार में कौन कौन निर्माण करता है, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी जो होता है उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अब देखिए निर्माण में उसी तरह कोशिका कला जो बनता है तो इसमें कौन कौन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो देखिए वसा और प्रोटीन मिलकर कोशिका कला दोस्तों केंद्र कला का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है कि केंद्रक छिद्र क्या होता है, केंद्रक छिद्र क्या होता है। देखिए जो केंद्रक होता है ये पूर्ण रूप से परिबद्ध नहीं होता है। बात को समझिएगा दोस्तों, बात को समझिएगा। ये जो केंद्रक होता है, केंद्र कला, ये पूर्ण रूप से परिबद्ध नहीं होता है। इसमें कहीं कहीं क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों
जो केंद्रक कला होता है ये पूर्ण रूप से झिल्ली से क्या होता है, परिबद्ध नहीं होता है, पूर्ण रूप से झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इसमें कहीं कहीं क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि जो कोशिका कला दोस्तों केंद्रक कला होता है, जो केंद्रक कला होता है ये पूर्ण रूप से झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, देखिए केंद्रक क्या होता है, केंद्रक छिद्र का कार्य क्या होता है। देखिए कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। देखिए ये क्या हुआ, ये कोशिका हुआ और ये क्या हुआ, ये केंद्रक कला हुआ। देखिए ये कोशिका कला और ये केंद्रक कला, ये कोशिका कला और ये केंद्रक कला। अब देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक के अंदर द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर द्रव्य है उसको कोशिका द्रव्य। देखिए जो कोशिका छिद्र होता है उसका कार्य क्या होता है, तो देखिए इसको जोड़ने का काम करता है। ये क्या होता है, इसको जोड़ने का काम करता है। देखिए ऐसे इसको बना दीजिए तो ये छिद्र हो गया। ये छिद्र जब हो गया तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो वही कह रहा है कि जो छिद्र होता है ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए अब चलते हैं केंद्रक द्रव्य की ओर। देखिए यहाँ पर जान गए कोशिका कला के बारे में, अब जानते हैं केंद्रक द्रव्य के बारे में। देखिए केंद्रक द्रव्य, देखिए केंद्र के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ। देखिए इसमें कुछ नहीं याद करना है, जो केंद्र के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है उसके क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। याद करने वाली बात यह है कि जो केंद्र के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उस पदार्थ का नाम क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। देखिए केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं और आरएनए पाए जाते हैं। पूछेगा कि केंद्रक द्रव्य के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, लवण पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए डीएनए और आरएनए। देखिए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी या डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए दोस्तों डीएनए का फुल नेम होता है राइबोज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए अब चलते हैं केंद्रिका की ओर। केंद्रिका मैंने कहा था कि एक एक को आराम से पढ़ेंगे। केंद्र के कितने भाग, 4 भाग। कितने भाग को क्लियर कर लिए, तो 2 भाग को केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य को क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब देखिए केंद्रिका की ओर। देखिए केंद्रक में जो पाई जाती है, देखिए दोस्तों जो केंद्रक में, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छोटी सी सघन सी गोले के समान संरचना है। तो देखिए केंद्रक में एक गोल सघन संरचना पाई जाती है। जहाँ यहाँ पर बनाया हूँ दोस्तों, यहाँ पर बनाया हूँ, कह रहा है कि केंद्रक में एक गोल सघन संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए अब बता रहा है कि यह आवरण विहीन होती है। आवरण का मतलब होता है झिल्ली। इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है दोस्तों, इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो कह रहा है कि जो केंद्रिका होती है यह आवरण विहीन झिल्ली होती है, यानी इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, या देखिए दोस्तों इसके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। आवरण का अर्थ होता है झिल्ली या कला। इसके चारों ओर कला नहीं पाई जाती है या झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब देखिए केंद्रिका को राइबोसोम का मशीन कहते हैं। दोस्तों केंद्रक को क्या कहते हैं, केंद्रिका को क्या कहते हैं, राइबोसोम का मशीन कहते हैं। अब देखिए केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। देखिए केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो ये हो गया 3 चीज। अब देखिए चौथा चीज क्रोमेटिन, जो सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए क्रोमेटिन बता रहा है कि केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र देखिए, पहले मैंने बताया
केंद्र कला, केंद्र कला दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये लाल लाल बनाया गया है, ये डबल बॉन्ड से जो लाल लाल बनाया गया है, जो ऐसे लाल लाल बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं, केंद्र कला कहते हैं। इसके बाद केंद्रक द्रव्य, यानी जो ये केंद्रक में जो तरल पदार्थ है, जो यहाँ पर भरा तरल पदार्थ है, उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रिका देखिए एक गोल सघन छोटी सी संरचना है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन, अब आती है क्रोमेटिन की बारी। तो देखिए क्रोमेटिन क्या कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर से ऐसे ऐसे लाल संरचना बनी है जैसे, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए बता रहा है, अब जान गया कि दोस्तों क्रोमेटिन किसे कहते हैं, तो केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन होता है गुणसूत्र में बदल जाता है। देखिए दोस्तों जब कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जानेंगे कि जो क्रोमेटिन होता है कैसे गुणसूत्र में बदल जाता है और क्यों बदलता है, आखिर में उसका कारण क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो गुणसूत्र में बदल जाता है। तो उसमें कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको मालूम करेंगे। तब तक के लिए जानिए कि कोशिका विभाजन में जो क्रोमेटिन होता है किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ से अब अच्छे पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। देखिए प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। देखिए दोस्तों यदि पूछेगा कि क्या सभी जीवधारियों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, तो जी हाँ दोस्तों सभी प्रत्येक जीवधारी में क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए बंदर में 41 जोड़ी यानी 41 दूना का 42 पाई जाती हैं। अब देखिए विशेषकर हमको मानव के बारे में पढ़ना है। तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, क्योंकि जो पुरुष है वो भी जीवधारी है और जो स्त्री भी है वो भी जीवधारी है। अब देखिए प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मानव में कितना पाया जाता है, तो मानव में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। अब देखिए स्त्री और पुरुष दोनों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे 23 जोड़ी अर्थात कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है यह देखिए 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। मान लीजिए ये कोई स्त्री है या पुरुष है, इसमें 22 जोड़ा जो होंगे अर्थात जो 44 गुणसूत्र होंगे क्या होंगे, एक बराबर होंगे। लेकिन जो एक जोड़ा अर्थात जो 2 गुणसूत्र होगा क्या होगा, असमान होगा। देखिए 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होंगे, समान होंगे यानी एक दूसरे से मैच करेंगे। लेकिन जो एक जोड़ा गुणसूत्र होगा यानी जो दो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। तो पहला पुरुष में क्या पाया जाता है, तो पुरुष में 100 गुणसूत्र जो असमान होता है। अब देखिए स्त्री में क्या पाया जाता है, तो 1 से 1। देखिए पुरुष में कितने गुणसूत्र, 2, तो नाम क्या है, X और Y। अब देखिए स्त्री में 100 और 100। अब देखिए डॉक्टर कैसे चेक कर बताता है कि जो माँ के गर्भ में पल रहा है बच्चा वो लड़का है या लड़की है। देखिए यहाँ से देखिए इसमें पुरुष की जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ से यदि Y गुणसूत्र जाता है, देखिए यहाँ से Y गुणसूत्र यहाँ पर जाता है तो XY का निर्माण करता है, और XY का जब निर्माण होता है तो लड़के की संभावना होती है। यहीं से जो डॉक्टर होता है बताता है, इसी को चेक कर बताता है कि उसके पेट में क्या है, उसके गर्भ में क्या है, बच्चा है या बच्ची है। तो देखिए इसमें से जब Y जाता है और इसमें से X आता है, तो जब XY का बनता है संबंध तो इसमें लड़के होने की चांस होती है। जब यहाँ से X आता है और यहाँ से भी X आता है, जब X होता है तो इसमें क्या होता है, लड़की बनने का चांस रहता है। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद आता है जीन। देखिए गुणसूत्र पर हम लोग गुणसूत्र जान लिए मानव में। अब देखिए गुणसूत्र पर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर जीन की अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे कि जीन क्या होते हैं। देखिए तब तक के लिए आप जाने कि गुणसूत्र पर जो अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, देखिए गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे जीन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली जो जीन का कार्य होता है वह वंशागति का वाहक कहते हैं। देखिए जीन को क्या कहते हैं, इसको याद करिएगा, सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। देखिए जीन को क्या कहते हैं, वंशागति का वाहक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिता का लक्षण, ये पिता और माता का लक्षण कहाँ लेके जाता है, पुत्र में। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थों का क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करता है। देखिए ये मान लीजिए पिता जो, देखिए पिता का लोग कहते हैं कि लड़का क्या है, बाप की तरह है, लड़का क्या है, बाप की तरह है। यानी जो उसका, देखिए जैसे उसका चेहरा सेम हो सकता है, उसकी भाषा सेम हो सकती है, उसका स्टाइल सेम हो सकता है, वैसे उसका मुंह क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो उसके किसके कारण होते हैं, जो उसके अंदर गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन हैं, जो वंशागति का निर्धारण करते हैं कि आपका अगला पीढ़ी आने वाला बच्चा कैसा होगा, तो उसी का निर्धारण करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वंशागति का वाहक। एक बार और समझ लीजिए, पिता के लक्षण को पुत्र में ले जाने के लिए जो मुख्य रूप से भागीदारी होता है, क्या होता है, जीन होता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो था कि आपको समझाना, आसान भाषा में केंद्रक को समझाना कि केंद्रक के अंदर, देखिए इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि जो केंद्रक में है वो क्या क्या है। मान लीजिए ये केंद्रक है, तो इसमें केंद्रक में क्या क्या चीज़ है, इसका प्रकार भी है। तो देखिए हम लोग जान लिए कि केंद्रक में क्या क्या चीज़ होता है, कैसा कैसा होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, और इसके भाग कितने होते हैं, और जो भाग होते हैं उसका कार्य क्या होता है। अब देखिए अंतिम चीज आता है कि केंद्रक का कार्य, अंतिम चीज आता है केंद्रक का कार्य। देखिए केंद्र का कार्य क्या होता है, देखिए कोशिका तथा कोशिका के क्रियाओं पर नियंत्रित। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार और समझ लीजिए कि क्या करता है कि जो कोशिका होता है, जो कोशिका पर तो नियंत्रण करता है, लेकिन जो कोशिका में क्रियाएं होती है उस पर भी नियंत्रण करता है। इसीलिए कंट्रोलर ऑफ सेल यानी कोशिका पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका तथा कोशिका के क्रिया विधि पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो केंद्र का पहला कार्य क्या हुआ कि यह कोशिका पर और कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा चीज देखिए, कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसमें जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं कि कैसे वंशागति का प्रभाव करना है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका का विभाजन नियंत्रित करना यानी कैसे केंद्र का कोशिका पर, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कैसे विभाजन करते हैं, तो इसका क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। यदि वीडियो दिल से पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।